तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और एपिसोड के साथ। आज हम लेकर आ चुके हैं एपिसोड नंबर 2 को। आई होप हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। तो मैं आप सभी का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम इसके नए सेकेंड पार्ट को। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था कि इसके जियान के जो मास्टर होते हैं उन्होंने इसके एक कब्र खुदवाई थी, लेकिन उसको बहुत सा उल्टियाँ आने लगी थी। तभी हमारे इस सीरीज़ के एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जियान अपने मास्टर के सामने बैठा हुआ है। यहाँ पर उसके जो मास्टर जी है वो आराम से अपना लंच वगैरह डिनर वगैरह करने में लगे हुए हैं। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम इतना ज़्यादा रात को गड्ढा खोदने के कारण काफ़ी देर थक चुके होगे, तो तुम थोड़ा खाना क्यों नहीं खा लेते। और जब जियान अपने मास्टर की इस तरह की हरकतें देखता है तो मन में सोचते कहने लगता है कि अनएक्सपेक्टेडली मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन इसकी बदकिस्मती से इसके चेहरे को देखो तो ज़रा, इस पर जितने भी घाव पड़े हुए वो मेरे कारण पड़े हुए हैं। लेकिन इतनी ज़्यादा मेरे से मार खाने के बाद भी ये बंदा मानी कि मेरे मास्टर मुझ पर इतना ज़्यादा अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। तभी ये इसे कुछ डाउट होने लगता है। तभी मास्टर उससे पूछ लगते हैं आखिरकार तुम मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो। तभी जियान उसमें से एक डम्पलेक्स उठाता है और उससे क्या लगता है, वैसे एक बात बताइए टीचर, मैं जब आप अंकल बूजी से बात करते हैं तो मैंने आपको नोटिस किया है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात करते हो, क्या आपको उनसे डर लगता है। तभी उसके जो मास्टर होते हैं वो घबराने लगते हैं और उससे क्या लगते हैं आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि मुझे उससे डर लगता है। ऐसी बात नहीं है, मैं बस उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। तभी जियान काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और एकदम से उससे पूछ लगता है क्या वे हमारे जो अंकल बूजी है वो इतनी तो पावरफुल हैं। तभी उसके मास्टर उसे बताने लगता है कि इस वर्ल्ड के जो वॉरियर्स हैं उन्हें नाइन रैंक में बांटा गया है, कम मतलब लो से लेकर हाई तक। और इन सभी 9th रैंक में सिर्फ इस दुनिया में 4 ऐसे ग्रेट मास्टर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल है। उनमें से उन चारों के नाम बताता है। पहले का नाम है ये लियू युन, जिसने आज तक किसी भी ड्यूअल में किसी भी प्रकार से नहीं हारा हुआ है। सेकंड का नाम होता है कुही, जो कि क्यू डायनेस्टी का नेशनल मास्टर है। थर्ड का मास्टर नाम होता है सी गूसवर्ड, जो कि अपनी एक स्वॉर्ड से पूरी की पूरी सिटी को हरा सकता है, इतनी काबिलियत रखता है अपने आप पर। और उनमें से चौथे का नाम आता है नान क्विंग, पैलेस को सुरक्षा करने वाला, जिसने नागिन पैलेस के जो किंग है उसको गार्ड किया था। और आखिर में आता है बूजी, जिसे दुनिया में फिफ्थ नंबर के मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगर ये पांचों के पांचों मास्टर इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते तो इस दुनिया में इनकी इतनी ज़्यादा रेपुटेशन नहीं होती। और ये बात सुनने के बाद जियान तो कतई चमक से भर पड़ता है और एक्साइटेड हो जाता है और उससे क्या लगता है मैंने तो ये बात कभी सोची भी नहीं थी कि जो हमारे अंकल बूजू हैं वो इतने ज़्यादा पावरफुल होंगे। और तो और जो अंकल बूजू उन्होंने मुझे एक बार जेन क्विक से रिलेटेड एक बुक दी थी, मुझे लगता है कि वो बुक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी। मैंने सही कहा ना। तभी उसके मास्टर ये उससे कहने लगते हैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जेन की इस वक्त मौजूद है वो वाकई में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ये बात सुनने के बाद जो जियान होता है वो एक्साइटेड हो जाता है और उससे क्या लगता है मुझे पता था कि ये बुक काफ़ी ज़्यादा काम की है। तभी इसकी ऐसी हरकतें देखते हुए जो मास्टर जी होते हैं वो उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इस जेन की को प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ कुछ ही समय बीता है, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर देखो तो जरा कितनी ज़्यादा जेन की अमाउंट मौजूद है इस वक्त। जो तुम्हारी एज के अनुसार बॉडी है उससे ज़्यादा तुम्हारी जेन की है मौजूद, और ये तुम्हारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी जियान उससे पूछ लगता है क्या ऐसा मेरी बॉडी के साथ करना कुछ गलत हो जाएगा, क्या ये कोई सीरियस मैटर है। तभी उसका मास्टर खड़ा होता है और जियान से पूछ लगता है तुम अपनी एक्सरसाइज करना चालू करो जानकी को, जैसा कि तुम हमेशा करते हो, मुझे चेक करने दो तुम्हारी बॉडी के अंदर जानकी को। तभी जियान वहाँ पर बैठ जाता है लोटस पोजीशन में और उससे कहने लगता है कि ये ठीक रहेगा इस तरीके से करना। तभी उसके मास्टर जी उसके पास आते हैं, उसकी हाथों पर अपनी उसकी नाभि चेक करने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं तुम अपनी पूरी जानकी को कम्प्लीटली रिलीज कर दो और इसकी एग्जिस्टेंस को महसूस करो। तुम्हें अपने आप को होल्ड करने की जरूरत नहीं है, तुम बस एक 5 साल के बच्चे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा जेनकी मौजूद है, बट ये तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है कि तुम्हारी जेनकी मुझे हर्ट कर दे। और ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट होने में लगा हुआ था इसका टीचर, और यह बात जियान भी मान जाता है। और तभी वह अपनी जेनकी रिलीज करना स्टार्ट करता है और उसके चारों तरफ एकदम पावरफुल ऑरा निकलने पड़ता है और ट्रू जेनकी पावर उसके बॉडी से निकलती है तो वो काफ़ी तो भयानक दिख रहा है। तभी वह अपनी जेन्युइन पावर ऑफ जेनकी को रिलीज करता है, जिसके कारण उसकी आंखें होती है वो चमकने लगती है, उसकी बॉडी भी चमकने लगती है और उसकी जेन की पावर इतनी मात्रा में निकलती है कि वो अपनी बॉडी पर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपनी जेन को कंट्रोल नहीं कर पाता। और एक बार ये सब प्रोसेस करने के बाद वो अपनी आंख खोलता है और टीचर से पूछने लगता है ये टीचर क्या तुमने महसूस की मेरी जेन की पावर को। लेकिन जब वह देखता है कि उसके टीचर तो उसके पास होते ही नहीं है, और जैसे ही सामने देखता है तो उसके टीचर का जो सर होता है वो डायरेक्ट एक दीवार में जाकर ठुक जाता है, जिसको देखकर जियान कभी सरप्राइज हो जाता है और अपने टीचर के पास जाने लगता है और उससे पूछ लगता है टीचर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो तुम आपको इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, चलो देखो तो जरा आप मेरे कारण आपको कितनी ज़्यादा चोट लग गई है। तभी उसके टीचर उससे कहने लगते हैं तुम छोटे बास्टर कहीं के, आखिरकार तुम एक 5 साल के छोटे बच्चे होने के बाद भी तुम्हारी बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा डोमिनेंट जेन क्यू कैसे हो सकती है।
ये बात सुनने के बाद वो हंसने लगता है और उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गिफ्टेड हूँ। तभी उसका टीचर उस पर चिल्लाता है, उससे कहने लगता है मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। तभी उसका टीचर उसे बताता है कि अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ज्यादा जहर हुई तो तुम बस्ट हो जाओगे। तो जियान को ये बात समझ में नहीं आती और कहने लगती है कि आप बस्ट, आप कहने का मतलब क्या है। तभी उसका टीचर उसे बताता है कि जो मेरा लिक्विड जार है वो उसके अंदर अगर तुम ज्यादा जरूरत से ज्यादा अल्कोहल भर दोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो उस अल्कोहल को झेल नहीं पाएगा और जो जार है वो एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा। और इस तरीके से तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारी बॉडी के अनुसार तुम जो जैन की तुम्हारी बॉडी के अंदर है वो हद से ज्यादा है और एक समय ऐसा आएगा उस जैन के कारण तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे और वो बस्ट हो जाएगी फ्यूचर में। ये बात सुनने के बाद वो कतई डर जाता है और उसे अपने टीचर से पूछने लगता है मास्टर अब मुझे क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए। तभी वो उसे बताने लगता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि चीजें काफी तो बुरी होने वाली हैं। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इसके जो मास्टर अंकल बूजी होते हैं वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं जरा देखो तो जरा तुम दोनों के दोनों बेवकूफ यहाँ पर क्या बातें करने में लगे हुए हैं। तभी जो जिये होता है मास्टर जिये वो उससे पूछ लगता है मास्टर बूजू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और कब आए। तभी जियान अंकल बूजू के पास जाता है और उससे पूछ लगता है जो जैन की बुक आपने मुझे दी थी वो काफी तो पावरफुल है। तभी बूजू उससे कहने लगता है लेकिन मैंने तो तुम्हें ऐसी कोई बुक दी ही नहीं थी, ये जो बुक थी वो तुम्हारी मदर के द्वारा तुम्हारे लिए छोड़ी गई थी। तभी जियान उससे पूछ लगता है क्या इस बुक का कोई नाम है। बूजू उसे बताता है ऑफ कोर्स इसका नाम है। तभी जियान उससे पूछ लगता है क्या नाम है। तभी जो अंकल बूजी होते उसे बताता है इस बुक का नाम डोमिनेटिंग एंड इन्फ्लुएटिंग है। ये बात सुनने के बाद उसे विश्वास भी नहीं होता और उससे क्या लगता है जरा देखो तो जरा इस बुक का कितना ज्यादा बुरा नाम है। मैं इस बात को लेकर श्योर हूँ कि इस नाम को लेकर तुम अभी अभी अपने दिमाग में आया है ना, सही कहा रहा। तभी उसका मास्टर बूजू के पास आता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इस बात को लेकर काफी ज्यादा चिंता था। जरा इसकी स्ट्रेंथ को देखो तो जरा जो मास्टर बूजू है इस फैन जियान को इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक सिखा दी है कि वो अब उसकी जो बॉडी है उसकी जो जिंदगी है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तभी जो वूजू होता है वो उससे क्या लगता है मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्या कर तुम क्या कर रहे हो। ये बात जानने के बाद उसका मास्टर उसके पास आता है और कंफ्यूज होता है, उससे क्या लगता है तो तुम्हें नहीं पता इसके बारे में। तभी वूजू उससे क्या लगता है मैंने आज तक जेनगी की प्रैक्टिस नहीं की है। और ये बात सुनकर दोनों को की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और उसके मास्टर वो दोनों के दोनों चिल्लाते हुए क्या लगता है ये इम्पॉसिबल है, तो अगर ऐसी बात है तो आखिरकार तुम इतनी तो पावरफुल कैसे हो। और तभी मन में सोचते क्या लगता है अगर हमें इसके बारे में सोचा जाए तो बिना जैन की क्या कोई बंदा इतना पावरफुल हो सकता है सिर्फ अपनी इस मोटल बॉडी पर ही। क्या ये बंदा सच में इंसान भी है। ये बंदा तो बहुत ज़्यादा डरावना है, ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि मैं इससे पंगे ना लूँ फ्यूचर में। और दूसरी तरफ जो जियान होता है वो चिल्ला चिल्ला कर कहने में लगा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो जो होता है वो उससे कहने लगता है जियान तुम बिल्कुल भी बस्ट नहीं होगे। तभी जो जिये होता है वो उससे कहने लगता है मुझे पता था मास्टर बू के पास कोई ना कोई सॉल्यूशन तो जरूर होगा। और जियान भी ये बात सुनने के बाद कभी एक्साइटेड से भर जाता है और उससे कहने लगता है अंकल बूजू आखिरकार क्या सोल्यूशन है जल्दी से बताओ मुझे। तभी वूजू से बताता है बस प्रैक्टिस करना बंद कर दो तुम्हारी बॉडी बस्ट नहीं होगी। ये बात सुनने के बाद उसके टीचर को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता और ना ही जियान को इस बात पर भरोसा होता और ऐसे लगता है नो वे ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी उन सभी की बकवास खत्म होते हुए नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अंकल जी होते हैं जिसके मास्टर जी होते हैं वो जियान को एक पेड़ के पास ले जाते हैं, एक पौधे के पास, और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसे खाड़ कर इसे खाना है। जियान उससे क्या लगता है जरा इसे देखो तो जरा ये कितना वियर्ड पौधा है। और तभी जो उसके मास्टर जी होते हैं वो उसे ट्रेनिंग देने लगते हैं और इस ट्रेनिंग के दौरान उसे अजीब ही तरीके के पौधे खिलाए जाते हैं जो कि जहरीले होते हैं। और उसके मास्टर की ट्रेनिंग के दौरान उस जो जियान है उसने पॉइजन के बारे में हर चीज़ हर नॉलेज हासिल कर ली कि किस तरीके से पॉइजन को बनाया जाता है और किस तरीके से इसको टेस्ट किया जाता है। लेकिन अगर इसके मास्टर पॉइजन मास्टर के साथ नहीं होते ना तो अभी तक जो जियान है वो अंडरवर्ल्ड में पहुंच चुका होता। और इस तरीके से पॉइजन के लेकर इसी की ट्रेनिंग पूरी होती है और इस तरीके से इसका 1 साल गुजर जाता है। तभी उसका मास्टर कहने लगता है तुम मुझे 1 साल पूरे के पूरे साल फॉलो करते आ रहे हो और तुमने मुझसे सब कुछ सीख लिया है। तभी जो जियान होता है उससे कहने लगता है तुम कह रहे हो कि तुमने मुझे अच्छे से ट्रेनिंग किया है, क्या वास्तव में से टीचिंग कहा जाता है। तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बदला लेने में लगे थे पूरी की पूरी साल भर और बेकार से जरा बनाते हो। उससे कहने लगता है अगर ये मेरे स्ट्रॉन्ग विल पर नहीं होता सर्वाइव करने के लिए तो मुझे भी नहीं पता था कि मैं आखिरकार इस समय में कितनी बार मारा जा चुका होता। तभी उसका मास्टर उसके सर पर हाथ फेरता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मेरी सारे नॉलेज को हासिल किया और तुमने अपने आप को सर्वाइव करवाया तो तुम्हें इसकी प्रोसेस के बारे में इतने ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है और तुमने हर चीज़ सीख ली है सिर्फ 1 ही साल के अंदर अंदर। अब मैं तुम्हें छोड़कर बिना किसी परेशानी के दांत जा सकता हूँ और बिना किसी टेंशन के। ये बात सुनने के बाद वो एकदम से सरप्राइज हो जाता है जियान और उससे क्या लगता है क्या तुम वापस से कैपिटल जा रहे हो। तभी जियो उससे क्या लगता है हाँ बैर कह सकते हो, जो हायर अप से मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा तो मेरे पास सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है यहाँ से जाने के लिए। और वहाँ पर जब जो दोनों बात कर रहे होते तो दोनों के बीच में कतई इमोशनल वाला साइलेंस छा जाता है और वह पूछने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका लास्ट मंथ है। तभी उसको मास्टर उसे चिल्लाते हुए एकदम से कहने पड़ता है लेकिन मुझे तुमसे अपना बदला तो लेना ही होगा जो तुमने मेरे से किया था लास्ट टाइम। ये बात सुनने के बाद जियान उससे क्या लगता है इस काम को हुए कम से 1 साल हो चुका है और तुम मुझे 1 साल से टॉर्चर करते हुए आ रहे हो, अभी तो तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ।
तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि जियान के नाक से बहुत जोरों से खून बहने लगता है और उसका मास्टर उससे क्या लगता है कि तुम्हें इतने ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पॉइजन कर दिया गया था मेरे द्वारा, और तुम जितनी ज़्यादा एक्साइटेड होगे उतना ही ज़्यादा तेज़ी से जो पॉइजन है वो तुम्हारी बॉडी में स्प्रेड होगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने कई सारी बोतल्स रखी हुई होती हैं और उसका मास्टर भी उसके सामने खड़ा हुआ है और उसका मास्टर जियान से कहने में लगा हुआ था कि उसके बारे में तुम सोचो कि आखिरकार तुम्हें मैंने किस तरीके का पॉइजन दिया है, कब दिया है और कैसे दिया है, और तभी तुम्हें ये बात पता चलेगी कि आखिरकार तुम किस तरीके से इस पॉइजन का हल निकाल सकते हो, एंटीडोट निकाल सकते हो, तभी तुम एक रियल मास्टर कहलाएगा पॉइजन के। तभी वो सोचने लगता है और इस बारे में और कहने लगता है कि तुमने जो पॉइजन मुझे दिया था वो थोड़ा खट्टा है और इसमें ओल्ड चाइनीज मेडिसिन भी मिली हुई है, तो मैं एग्जैक्टली इसका टेस्ट के बारे में तो पता नहीं लगा सकता। तभी उसका मास्टर उससे क्या लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे सामने मैंने कुछ एंटीडोट्स की बोतल रखी हुई है, जो भी मैंने तुम्हें आज तक नॉलेज दी है उसके अनुसार तुम पता लगाओ कि इनमें से कौन सा सही एंटीडोट है और उसे खा लो। और तभी वे अपने एक नाक से उसे सूंघना चालू कर देता है एक एक बोतल को और सारी बोतल को चेक करता है, तो कहने लगता है ये नहीं ये नहीं ये नहीं, और अचानक से उसे कुछ महसूस होता है एक बोतल में और उससे क्या लगता है ये बोतल है। तभी उसका मास्टर उससे क्या लगता है अच्छा ठीक है इसे ट्राई करो, और जब वो एसिडिटी को ट्राई करने वाला ही होता है तभी उसका मास्टर एक छतरी निकालता है और उसको अपनी तरफ से ढक लेता है। ये बात देखने के बाद उसे बिल्कुल ही भरोसा नहीं होता और वो मास्टर से पूछ लगता है हे टीचर आखिरकार आपने इस अम्ब्रेला को क्यों निकाल रखा है, और इतना बोल ही पा रहा होता है तभी अचानक से उसकी नाक में से जोरों जोरों से खून निकल लगता है। भाई जिस तरीके से इसका खून नाक में से निकलने में लगा हुआ है ना, इसको देखकर तो उसे लगता है कि अभी बाढ़ आ जाएगी, भाई इसकी बॉडी में खून की कमी ना होगी क्या। तभी उसका मास्टर अपनी उस छतरी से अपने आप को बचा लेता है खून गिरने से और उससे कह लगता है कि मैंने तुमसे कहा था बोतल को चेक करने के लिए, लेकिन मैंने तुमसे ये कभी नहीं कहा था कि इन बोतल्स में तुम्हारे एक जहर का एंटीडोट है। और तभी जियान वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और वो कह लगता है आखिरकार इस दुनिया में तुम्हारे जैसा टीचर कैसे हो सकता है। और तभी उसका मास्टर उसके पास आता है और उससे कह लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे भी पॉइजन कर सकते हो। तभी जियान कह लगता है क्या तुम्हें मैं पॉइजन कर सकता हूँ, और उसका मास्टर उसे चैलेंज कहने लगता है और उससे कह लगता है अगर तुमने मुझे पॉइजन कर दिया तो मैं तुम्हें असली पॉइजन मास्टर कहलाने के लिए परमिशन दे दूंगा, कैसा रहेगा तुम्हारा ये चैलेंज कैसा है। ये बात सुनने के बाद वो कतई एक्साइटेड से भर जाता है और एकदम से डेविल वाली स्माइल मारते हुए कहने लगता है तुम बस मेरा इंतजार करो। और ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर उसके जो मास्टर होता है वो ड्रिंक खा रहा होता है, ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसका दरवाजे पर कोई आता है और हमें पता चलता है ये और कहीं नहीं बल्कि मैं जियान होता है और उसके लिए ड्रिंक और खाना लेकर आता है और उससे क्या लगता है टीचर आज की रात को देखो तो ज़रा कितनी ज़्यादा सुपर हो रखी है। तभी उसका मास्टर उस बात पर विश्वास नहीं होता है, वो अपने स्टूडेंट्स यानी कि जियान से पूछने में लगा हुआ था कि आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं आ रहे हो रेगुलरली मेरे लिए खाना लेकर, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गए फीलिंग के तौर पर। तभी जियान उससे कहने लगता है कि तुम आपका एक स्टूडेंट को अपने टीचर के लिए इतना करना तो बनता ही है यार, और वो यहाँ से जाने लगता है और उससे क्या लगता है कि अब मेरे टीचर है वहाँ पर आराम से खा सकते हैं, तो मैं आपका यहाँ पर ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा ताकि आपके पेट को कुछ भी दिक्कत ना हो। और तभी वह जाते जाते जा ही रहा होता है तभी उसका मास्टर उसे बुलाता है और उस ड्रिंक को सूखने के बाद कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको, मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जो खाना है वो तुम यहीं पर छोड़ जाओ और इस लिक्विड को लेकर चले जाओ। ये बात सुनने के बाद वो एकदम से एक्टिंग करने लगता है, एकदम सरप्राइज होने की, उससे कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे इसके बारे में कैसे पता चला सिर्फ सूंघ कर ही। तभी उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसको और ट्राई करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी बच्चे हो बच्चे। और तभी वे बाहर आ जाता है जियान, और जब वह बाहर आता है तो जब उसकी स्माइल हमें दिखाई जाती है तो हमें पता चलता है कि जो कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पका रहा है। और इसी तरीके से उसके कुछ दिन बीत जाते हैं। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर उसका मास्टर आराम से आराम कर रहा होता है और वो अपनी ड्रिंक पीने में लगा होता है। जैसे ही वो ड्रिंक पीता है तो उसकी नाकों में खून आने लगता है और अचानक से उसके नाकों में से बहुत ज़्यादा तेजी से खून आने लगता है। ये देखकर उसका मास्टर डर जाता है और सरप्राइज हो जाता है, और उसका जो स्टूडेंट यानी कि जियान होता है वो ये देखकर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है टीचर आखिरकार मैंने आपको भी पॉइजन कर दिया है, कैसे रही मेरी टेक्निक। और ये बात जानने के बाद उसके मास्टर को भी विश्वास नहीं होता, सरप्राइज होते क्या लगता है आखिरकार तुमने मेरे खिलाफ किस तरीके के पॉइजन का इस्तेमाल किया है। तभी जियान उसे बताता है जो मैंने पॉइजन का इस्तेमाल किया है वो है टाइम। और उसे बताया लगता है कि मैंने आजकल जो कुछ दिनों के अंदर अंदर मास्टर को जो खाना खिलाया था और कुछ ड्रिंक्स मैंने अभी हाई क्वालिटी से दी थी वो टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, लेकिन तुम सिर्फ इस खाने को सिर्फ लगातार खाते रहे, आराम से बैठे रहे और बिना उस खाने को पचाए, बिना एक्सरसाइज किए और बिना ही अपनी मसल्स को मूव किए हुए तुमने मेरे दिए हुए खाने को खाया। और अगर तुम कम समय में इतना सब कुछ खा लो अचानक से तो उसे भी हम पॉइजन कहलाते हैं, और वह पॉइजन ही अभी मैंने आपको दिया हुआ है। और वो स्माइल मारता है। ये बात जानने के बाद उसका जो मास्टर होता है वो उससे कहने लगता है कि तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हो, तुम तो नए नए तरीके के पॉइजन भी लोगों को देने का तरीका ढूंढ दिया है। ये बात सुनने के बाद जियान होता है वो एक्साइटेड से भर जाता है और उससे कहने लगता है इसका मतलब ये हुआ कि अब आप मुझे पॉइजन मास्टर कहकर बुला सकते हो और मैं असली पॉइजन मास्टर बन चुका हूँ। और उसका मास्टर हंसने लगता है और इस बात से एग्री हो जाता है। तभी जियान ये कहने लगता है आखिरकार मुझे भी परमिशन मिल चुकी है एक असली पॉइजन मास्टर कहलाने की। और इसी तरीके से यहाँ पर उसकी जर्नी खत्म होती है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसके जो मास्टर होते हैं वहाँ से जा रहे होते हैं
और जियान भी उसे कंपनी देने में लगा हुआ है कुछ दूर तक। और एक समय ऐसा आता है वहाँ पर उसके मास्टर रुक जाते हैं और उससे कहने लगते हैं, अच्छा ठीक है, तुमने मुझे यहाँ पर काफ़ी दूर तक छोड़ दिया, अब हमारा समय आ चुका है कि तुम अपनी जगह पर रास्ते पर जाओ और मैं अपने रास्ते पर। और हर किसी का एक समय आता है कि एक दूसरे से अलग होना ही पड़ता है। और तभी जियान कतई इमोशनल हो जाता है। वो उससे क्या लगता है कि इतने सालों में मेरी ज़िंदगी मेरे सिर्फ एक ही अंकल है, मतलब एक ही बंदा है जिस पर मैंने भरोसा किया हुआ है, और वो सिर्फ अंकल वूजू हैं। तभी जियो से पूछ लगता है, क्या तुम सच में उस पर इतना ज़्यादा विश्वास करते हो, वो इस काबिल है? और तभी जियान उससे क्या लगता है, मेरी लाइफ में अब एक और ऐसा बंदा आ चुका है जिस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा करता हूँ, और वो मेरे टीचर हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप जानजू के बारे में कभी भी ना भूलें, और अपने इस स्टूडेंट के बारे में भी। और भाई कतई इमोशनल सीन हुए लगता है यहाँ पर। तभी उसका मास्टर उससे क्या लगता है, ये वाकई में मेरे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है, तुम्हें भूलना, चिंता मत करो। और तभी भी अपनी जेब से कुछ निकालता है और उससे कहने लगता है, ये जो नेम टैग है मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इंस्पेक्शन युआन का है, कमिश्नर ऑफ द इंस्पेक्शन युआन का। और जो हमारे डीन है उन्होंने तुम्हें ये टैग देने के लिए कहा था मुझसे। तभी ये देखने के बाद जियान एकदम सरप्राइज होता है और क्या लगता है, सेक्रेटरी, ये आखिरकार किस तरह की इंपॉर्टेंट ऑफिशियल पोजीशन है? तभी जियो से बताता है कि ये जो पोजीशन है वो तुम्हारे मदर के द्वारा डिपॉजिट की गई थी, अब ये पोजीशन तुम पर बिलोंग करती है, अगर तुम रख सकते हो उसको। तभी जो जियान होता है वो उससे क्या लगता है, मास्टर मेरे पास भी आपके लिए कुछ देने के लिए है, कि हमारे मेडिकल ग्लोव्स हैं। ये जो मैंने मेडिकल ग्लोव्स हैं वे मैंने शीप के इंटेस्टाइन से बनाए हुए हैं, और जब अब से भी किसी भी तरीके के पॉइजन को एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो ना, तब इन ग्लव्स का इस्तेमाल करना पहनकर, ठीक है? ये सीखने के बाद उसके मास्टर खुश हो जाते हैं और उससे कह लगते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस अमेजिंग गिफ्ट के लिए। और उसके मास्टर वहाँ से उसे अलविदा कहते हैं चले जाते हैं और कह रखते हैं, अगर मैं तुमसे कुछ समय और पहले मिला हुआ होता और कोई डिफरेंट सिचुएशन होती तो मैं शायद कोई दूसरा रास्ता चुनता और एक जवान लड़की को चुनता और उससे शादी करते हुए तुम जैसा एक बच्चा पैदा कर और तुम जैसा कनिंग बच्चा पैदा करता और उसे पालता। अब बच्चे की याद आ रही है भाई दद्दू को। और भाई ये सब कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और तभी जियान पीछे से चिल्लाता है और उससे कह लगता है, टीचर, मैं इस बात को श्योर रखूंगा कि मैं फ्यूचर में आपसे जरूर मिलूँ एक दिन। ये बात सुनने के बाद उसके जो टीचर होते हैं वो अजीब से चेहरा बनाते हुए मन में सोचते कहने लगते हैं, मुझे पता है कि जो कहने में लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा टचिंग है, लेकिन इसको सुनकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और इस तरीके से उनका अलविदा हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जियान होता है वो ड्रिंक लेकर अंकल वूजू की तरफ आ जाता है और वो कहने लगता है, अंकल क्या आप ये पीना नहीं चाहोगे? मैंने शीघ्र स्पेशली आपके लिए ड्रिंक खरीदी हुई है और अब मुझे ये ड्रिंक अकेले ही पीनी पड़ रही। भाई 5 साल का लौंडा है और ये दारू पीने में लगा हुआ। भाई देखो तो जरा, मुझे यहाँ तक पता था कि जो बच्चे हैं वो ड्रिंक नहीं पीते हैं, तो आखिरकार तुम कैसे पी रही हो? तभी जियान उससे पूछ लगता है, अंकल मेरे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और उससे कई सारे क्वेश्चन पूछने लगता है कि आपकी जो अपीयरेंस है वो की चेंज नहीं हुई है। मैंने अपने टीचर से सुना है कि आपकी जो मार्शल आर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और मैंने ये भी सुना है कि आप ग्रेड 5th मास्टर में से आते हो। आखिरकार मेरी मदर थी वो किस तरह की मदर थी? और अंकल आप ये बताइए कि जी मेरे मास्टर और आप में से कौन सबसे ज़्यादा बेटर है? और आखिरकार आप ड्रिंक क्यों नहीं पीते हो, ये रीज़न तो बता दीजिए। और अंकल कहते कहते उसने इतनी ज़्यादा पीली होती है कि उसे चढ़ गई है और इस तरीके से वह बेहोश होने लगता है। आंखें वहीं पर बंद हो जाती हैं। और इस तरीके से नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होता है। यहाँ पर वो अपनी आंख खोलता है तो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। तभी उसके अंकल बूजू होते हैं वो उससे पूछ लगते हैं, तुम जाग गए? और वो कह लगता है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने में लगा हुआ है, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ? और वो अपने छाती को पकड़ लेता है। तभी उसके अंकल बूजू उससे कह लगता है कि तुमने कल रात को कुछ ज्यादा ही पी ली थी, जिसके कारण तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जैन की अभी इतनी ज्यादा समय से रुकी हुई थी वो अचानक से मैसी होना चालू हो चुकी है और भब्बर मचाने लगी है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर, इसलिए तुम्हें बॉडी में पेन महसूस हो रहा है। ये बात सुनने के बाद जियान उससे पूछ लगता है, अंकल ये जो बुक थी वो आपके द्वारा छोड़ी गई थी, तो आपके पास कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा मेरी इस जंकी को कंट्रोल करने का, जल्दी से मुझे सिखाइए। तभी वो जो उससे कह लगता है, मैंने तुमसे पहले कह दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी जियान उससे कह लगता है, अच्छा ठीक है मुझे पता है कि आपने क्या कहा था, मुझे याद है, अब मुझे बताओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तभी जियान जो वूजू होता है वो उससे कह लगता है, लेकिन मेरे पास अभी भी इसे सॉल्व करने का एक सॉल्यूशन है। तभी जियान उससे पूछ लगता है, क्या है सॉल्यूशन? तभी जो वूजू होता है वो उससे कह लगता है कि मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर तुम्हें हिट करूंगा। ये बात सुनने के बाद उसे कंफ्यूज हो जाता है। जियान उससे क्या लगता है, आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अगर तुम मुझे हिट करोगे उसके बाद क्या? तभी मुझे उससे क्या लगता है, मैं तुम्हें हिट करूंगा और तुम मुझसे भागोगे बचकर। जब ये सुनता है तो उसका चेहरा होता है वो कहते हैं देखने लायक है और चिल्लाना चालू कर देता है। और उससे क्या लगता है, आखिरकार तुम और मेरे टीचर थे वो मुझे इतने बुरी तरीके से बुली करना पसंद क्यों करते हो? तभी मुझे उससे क्या लगता है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जो जैन की भी मौजूद है, तुम्हें उसे कंज्यूम करने की जरूरत है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, वरना तुम्हारी जो बॉडी है वो फ्यूचर में ब्लास्ट हो जाएगी। और अब तुम अपनी इस पूरी की पूरी जिंदगी को अपने पैरों पर फोकस करने की ट्राई करो। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम तेज दौड़ पाओगे। और वो ऐसे मतलब ट्राई करने के लिए देता है। और तभी उसके जो अंकल बूजू होते हैं वो एकदम से सुपरमैन वाली छलांग लगा देते हैं। ये देखने के बाद वो भी कभी एक्साइट हो जाता है और उससे क्या लगता है, अंकल तुम भी मेरा इंतजार करो। वो अपनी सारी की सारी पावर्स को अपने पैरों पर इकट्ठा करना चालू कर देता है
और जैसे ही उस पावर को रिलीज करता है तो वो भी कभी फुल स्पीड में जाने लगता है। ये देखकर वो एक्साइटेड हो जाता है और देखता है उसके अंकल भी काफी ज्यादा रफ्तार में आगे जाने में लगे हुए हैं और जियान भी उसका पीछे करने में लगा हुआ है और चिल्लाने लगता है और कहने लगता है। अब समझ में आया कि जेनकी को हम इस्तेमाल इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी फास्टर दौड़ सकता हूँ। तो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अंकल बूजी की मार से भी आसानी से बच सकता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो अगर जा ही रहा होता है, उसके अंकल बूजी आते हैं और उसकी कनपट्टी में एक हेडशॉट मारते हैं, पाट से हेडशॉट, जिसके कारण उसकी कनपट्टी एक लाल पड़ जाती है और वह दूर जाकर पानी में गिर जाता है। और तभी चिल्लाते हुए कहने लगता है, हे अंकल, अगर अभी अभी आपने मुझ पर चुपके से अटैक क्यों किया। तभी उसके अंकल बूजी उससे कहने लगता है कि सिर्फ दौड़ना ही तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, तुम्हारी आंखें और तुम्हारी रफ्तार की रिएक्शन वह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे तुम चोट खाने से बच सकते हो। और तभी जियान अपनी पसीने को अपने पानी को पहुंचता है और उससे क्या लगता है, तो अच्छा, तो मैं फोकस नहीं कर रहा था, तुम इस बात को ब्लेम कर रहे हो मुझ पर। तभी बूजी उससे क्या लगता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और तभी दिखाया जाता है इसके अंकल वापस से अटैक करने वाले ही होते हैं। तभी जो जियान होता है वो पानी में दौड़ना चालू कर देता है फुल रफ्तार में और इतनी ज्यादा तेज होता है जैसे दुम दबाकर भाग रहा हो। और उसके अंकल ये सब देखने में लगे हुए होते हैं। तभी वो अंकल होते हैं वो भी फुल रफ्तार में उसका पीछा करना चालू कर देते हैं। और जिस तरीके से जियान अभी भागने में लगा हुआ है वो मन में सोचते क्या लगता है, अब मुझे समझ में आया कि जेनकी का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। अगर मैं सारे के सारे जेनकी को अपने पैरों पर इस्तेमाल करूँ तो मैं ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ और अगर एक सांस के अंदर अंदर मैं इस बेम्बू फॉरेस्ट में दौड़ जाऊँ तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि मैं अंकल बूजू के अटैक से बिना किसी परेशानी के भागकर बच सकता हूँ। और वो एकदम से छलांग मार देता है उस पहाड़ी से और वो आसमान में उड़ते हुए ऐसी एक्टिंग करने लगता है जैसे कि वह एक पंछी बन गया हो। उड़ता फिर पंछी बन के मस्त गगन में। और वो मन ही मन में अपने आप से सोचने लगता है कि आखिरकार मैं इतना तेज हो गया कि अब अंकल बूजी मुझे बिल्कुल भी नहीं पकड़ पाए, अब वह मुझे इतनी आसानी पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके अंकल बूजू होते हैं वो जस्ट उसके पीछे ही होते हैं और उसके पिछवाड़े पर एक जोरदार किक मारते हैं उसके अंकल बूजू, जैसे कारण जो जियान होता है वो डायरेक्टली जाकर जमीन पर गिरता है और उसकी हस्ती हो जाती है और उससे क्या लगता है, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, अभी अभी जस्ट मेरे टीचर छोड़ के गए हैं मुझे हुए, लेकिन जरा देखो तो जरा उनकी जगह एक इस विक्सीजियन मॉन्स्टर ने ले ली है। अब ये मॉन्स्टर मुझे सालों भर टॉर्चर करेगा। जियान तभी धड़ाम से आकर जमीन पर गिरता है तो उसके अंकल भी उसके पास आते हैं और उससे कहने लगते हैं, अगर तुम मेरी बॉडी को किसी भी तरीके से हिट कर देते हो या फिर तुम मेरे कपड़ों के एक कोने को भी छू लेते हो तो तुम क्वालिफाइड हो जाओगे। ये बात सुनने के बाद वो हंसने लगता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो चालू करते हैं। और वो अपनी फुल पावर के साथ अंकल बूजू पर अटैक करना चालू कर देता है और कहने लगता है कि तुम्हें अपने शब्दों पर टिका रहना पड़ेगा अंकल बूजू। तुम्हें पता ही होगा कि जो मेरे पंच की जो पावर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है और उसमें जेनकी भरकर मैं आपको पीटने वाला हूँ। भले ही जो मेरा पंच है वो आप तक ना पहुंच पाए लेकिन आपके कपड़ों तक जरूर पहुंच जाएगा। लेकिन नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि जो जियान होता है वो डायरेक्टली सीधे जाकर एक चट्टान से जाकर टकरा जाता है और हमें पता चलता है कि जो अंकल बूजू होते हैं उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारा होता है, जिसके कारण जो जियान जाकर सीधे उस चट्टान से टकरा जाता है। और तभी जियान उस बेम्बू पाइप को उठाता है और वापस उस पर अटैक करने लगता है और उससे क्या लगता है, अब तुम मुझसे नहीं बचकर जा सकते। लेकिन उसके अंकल बूजू वो स्वॉर्ड निकालते हैं और उसके अटैक को रोक लेते हैं और उसके पिछवाड़े पर एक और लात मारते हैं, जिस कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और जियान वहीं पर गिर जाता है। और इस तरीके से ट्रेनिंग होने लगती है और इस तरीके से सालों भर धीरे 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 कर जियान बड़ा होता जाता है और बड़ा जाता होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जियान काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है अंकल बूजू के साथ ट्रेनिंग करते करते, लेकिन फिर भी वह अपने अंकल बूजू को बिल्कुल भी नहीं हरा पाता। और एक समय पर ऐसा भी आता है कि वो उसके बराबरी तो करने लगता है लेकिन उसके कपड़ों को टच नहीं कर पाता। और नेक्स्ट में हमें दिखाया जाता है कि वह जाकर एक किसी के नीचे छुप जाता है और चुपके से अटैक करने की कोशिश करने लगता है ताकि वह अपने अंकल बूजू पर अटैक कर सके और एक पत्थर का टुकड़ा उठाते हुए जमीन पर फेंक देता है ताकि वह उनके अंधे होने का फायदा उठाकर उन्हें हरा सके। लेकिन उसके जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होता है उसके अंकल बूजू तभी वो एक बेम्बू पाइप उठाता है और उस पर अटैक करने लगता है पीछे से और क्या लगता है अब समय आ चुका है मेरा। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उड़ती हुई किक आती है और उसके पिछवाड़े पर उसके मुंह पर लगती है और वो कई सारे टिप्पे खाते हुए दूर जाकर गिरता है और बूम धमाका होता है वहाँ पर और वो यहाँ पर गिरता है, वहाँ पर एक गड्ढा हो जाता है। तभी जियान उससे क्या लगता है, अंकल क्या तुम मुझे थोड़ा और आसानी से नहीं मार सकते। और तब उसके अंकल उस बूजी उसके पास होते हैं, उसे रोते हुए देखते हैं, उससे क्या लगते हैं कि अब से और आज से और अभी से तुम क्वालिफाई हो। ये बात सुनने के बाद उसे विश्वास नहीं होता और उससे क्या लगता है, लेकिन मैंने तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारा है, ना ही मैंने तुम्हारी बॉडी को टच किया है। तभी बूजी उससे क्या लगता है, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो ऑलरेडी और तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है आज से। लेकिन जियान उससे क्या लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे लिए बिल्कुल भी काफी नहीं होने वाला, मैं अभी भी इसे कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं ट्रेनिंग आपके साथ करना चाहता हूँ। और भाई काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है लौंडा। और ये बात सुनने के बाद उसके अंकल जो बूजी होते हैं वो भी कहने लगते हैं अच्छा ठीक है, और वापस से उसके पिछवाड़े पर बुरी तरीके से मारकर उसे द्वारा से जमीन में गाड़ देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि रात का सीन हो चुका है और आज उसने खूब ज्यादा मार खाई थी बूजी से। रात के सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है उसकी बॉडी पर काफी ज्यादा मारपीट के निशान होते हैं। तभी सीसी उसके पास आती है और उससे पूछने लगती है
तो मैं तुम्हारी बॉडी के निशानों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो मिस्टर वूजी उन्होंने तुम पर बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई लगाई है तुम्हारी। सही कहा ना आज तो। और तो जरा आपको देखो तो जरा हमारे यंग मास्टर पे अभी तक पूरी तरीके से जवान भी नहीं हुए और सीसी उसकी मालिश और सेवा करने में लगी हुई है, वो भी रात के टाइम में अकेले रूम में। और इस मौके का फ़ायदा उठाती है और जियान सीसी कहने में लगा हुआ था, जब मैं छोटा बच्चा था तब मैं भी यही सोचा करता था और अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो अंकल वूजू है मेरे, उन्होंने इस तरीके की ट्रेनिंग मुझे क्यों दी है। क्योंकि जो मेरी मेंटलिटी और मेरा माइंड है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है पहले के मुकाबले में। और अंकल मुझे इसलिए स्ट्राइक करते हैं मेरे पिछवाड़े पर ताकि मैं अपनी आईसाइट को ट्रेन कर सकूं और पता लगा सकूं कि कहां से अटैक आने वाला है, कब आने वाला है और कैसे आने वाला है। और मेरी जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, मेरे सिक्स सेंस है मेरा फाइटिंग का, वह भी पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और अंकल वूजू मेरे भले के लिए ही मुझे बुरी तरीके से पीटते हैं, इसी से मेरी ट्रेनिंग होती है। तभी जो सीसी होती है ये बात सुनने के बाद मन में सोचते कहने लगती है, मुझे लगता है कि इसके अंकल वूजी है उन्होंने इसके दिमाग पर बहुत ज़्यादा मारा हुआ है, कोई ऐसा तो नहीं है इसके दिमाग में गहरी चोट आने के कारण इसका दिमाग खराब हो गया। ध्यान सीसी कहने में लगा हुआ था कि ये ट्रेनिंग तो अंकल ने मुझसे कहा था कि ये ट्रेनिंग तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब लाल कपड़ों वाले गार्ड्स यहाँ पर आएंगे असली मुसीबत तो तब शुरू होगी मेरे लिए। ये बात सुनने के बाद सीसी कहीं घबरा दिखती है और कहने लगती है, आपके कहने का मतलब क्या है कि असली डेंजर तब आएगा। लेकिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए हमें दिखाया जाता है कि जियान होता है वो कहीं ट्रक में से भर जाता है और जिस तरीके से इसने सीसी को इस वक्त पकड़ा हुआ है, भाई साहब सच बताना आपके मन में क्या ख्याल आया है भाई साहब, कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तभी जियान उसको अपनी बाहों में लेता है और उससे क्या लगता है, खैर इस बारे में भूल जाओ, हम इतनी ज्यादा सुंदर नाइट को ऐसे वेस्ट कैसे कर सकते हैं। मतलब गाइस कुछ तो होने वाला है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और भाई जिस तरह के एक्सप्रेशन इस समय पर सीसी बनाने में लगी हुई है, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये भी एग्री, भाई अभी छोटे हो, इतने छोटे में ही खेल हो गया तुम्हारा। भाई जो हमारे छोटे व्यूअर्स है वो तो कभी जल जल के मतलब मोबाइल तोड़ दे गुस्से के मारे। और उसका चेहरा टमाटरी से लाल पड़ गया होता है और कहने में लगी होती है, आपके कहने का मतलब क्या है यंग मास्टर। भाई मन में तो कुछ और ही ख्याल चल रहे हैं, सही बताना। और इस तरीके से हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है वो सीसी के ऊपर चढ़ बैठता है और अपनी चद्दर भी इसके ऊपर डाल लेता है। अब गाइस आप ही सोच लो कि आगे क्या हो सकता है। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बताने वाला, जो होगा सो होगा। और इसी तरीके से इनकी सुंदर नाइट गुजर जाती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें सुबह मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान अपनी प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है बाहर और मेडिटेशन कर रहा है हॉर्स पोजीशन में। लौंडा का तो स्टेमिना बढ़ा रहा है। तभी जैसे वो ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसे कुछ घोड़ों की चलने की आवाज़ आती है, जिसको देखकर उसका कंडीशन बिगड़ जाती है और वो बाहर की तरफ देखता है और कहने लगता है, जो साउंड मुझे सुनाई देने में लगा हुआ है अगर मैं उसका अंदाजा लगाऊं तो ये जो भी आने में लगा हुआ है वो वेल ट्रेंड आर्मी के हॉर्स लग रहे हैं। और बाहर जाकर दरवाजा खोलकर देखता है, एकदम से शॉक हो जाता है और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं। क्योंकि जब बाहर जाकर देखता है तो लाल कपड़े में पहनकर काफी ज्यादा लोग वहाँ पर आए होते हैं घोड़े पर बैठकर, जो कि उसके सामने खड़े हुए हैं बिल्कुल आर्मी की तरह और देखने में कतई भयानक लग रहे होते हैं। और इनको देखकर जियान कहने लगता है, अच्छा तो ये है लाल कपड़ों वाले गार्ड्स। और इतने भी गार्ड्स होते हैं वे सभी के सभी अपने घोड़े से उतरते हैं और अपने घुटनों के बल जियान के सामने बैठ जाते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा बोल पड़ता है कि हमारे लॉर्ड सिनान के ऑर्डर पर फैन जियान को वापस से कैपिटल ले जाना पड़ेगा और उन्हें हमारे साथ जाना होगा। ये बात सुनने के बाद वो सरप्राइज होता है, कहने लगता है, क्या तुम मुझे कैपिटल ले जाना चाहते हो। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है उसकी दादी की तरफ, जो कि चिल्लाते हुए अपनी ग्रैंड माँ के पास जाता है और कहने लगता है कि कुछ लोग वहाँ पर लाल कपड़े पहनकर अपने घर के दरवाजे के सामने आ चुके हैं और वह बोल रहे हैं कि वह लोग मुझे कैपिटल लेकर जाएंगे। तभी ग्रैंड माँ उससे कहने लगता है, मुझे इसके बारे में पता है इसलिए मैंने उन्हें पहले ही मना कर दिया है। कैपिटल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं है। तुम्हारी मॉम भी वहीं पर मारी गई थी कैपिटल में। अगर वह यहाँ पर रुकती तो उसकी लाइफ और भी ज़्यादा लंबी होती और वह इस तरीके से नहीं मारी जाती। तभी जियान उस सभी से उससे कहने लगता है, लेकिन वह सभी के सभी लोग अपने घुटनों के बाहर हमारे घर के सामने इस तरीके से बैठे हुए हैं और वह फोर्स करने में लगे हुए हैं कि वह मेरे को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तभी ग्रैंड माँ उससे कहने लगती है, इन्हें इस तरीके से बैठने दो, जब वह लोग भूख के मारे तड़प कर बेहोश हो जाएंगे और मारे जाएंगे तो हम उनकी लाशों को, इनकी डेड बॉडीज को घसीट कर फेंक देंगे। ये बात सुनने के बाद जियान कतई आंखें चमक पड़ती है और उससे कहने लगती है, वाह मेरी ग्रैंड माँ तो कितनी देर डोमिनेटिंग है। और उससे ये कह के वहाँ से चला जाता है और उसकी ग्रैंड माँ जो चीज़ सिलने में लगी हुई थी, कुछ काटने में लगी हुई थी, वो कट जाती है और उसका चेहरा काफ़ी तो उदास दिखता है और इस चीज़ को देखते हुए कहने लगती है, ये चीज़ तो तबाह हो गई। तभी नेक्स्ट सीन में हमें जियान को सब्जियां काटते हुए दिखाया जाता है, जो कि अंकल वूजी घर पर सब्जियां काटने में लगा हुआ है और दोनों सन्नाटे से भरे हुए हैं। तभी जियान अंकल वूजी से पूछने लगता है, मैं आपसे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, इसके बारे में काफ़ी समय से सोचने में लगा हूँ। तभी अंकल वूजी उससे बोल पड़ते हैं, क्या तुम्हें कैपिटल जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इसी बारे में तुम पूछना चाहते हो ना। तभी जियान उससे कहने लगता है, आखिर आपको इसको बारे में कैसे पता कि मैं आपसे यह पूछने वाला हूँ। आखिरकार वह लोग मुझे अचानक से कैपिटल क्यों ले जाना चाहते हैं। मैं भी वहाँ पर जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा चिंता में पड़ा हुआ हूँ। क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होगा मेरे लिए। अंकल आपने कहा था कि मेरी मदर उस कैपिटल में जाकर मारी गई थी, आखिरकार उनका कातिल कौन है, किसने उसे मारा। अंकल आपने कहा था कि मुझे वहाँ पर कई सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। तभी वूजी उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर फॉलो करूँगा जहाँ पर भी तुम जाओगे। और काफ़ी सीरियस होता है इस बात को कहते हुए। और वो
जियान भी उसी के बगल में बैठ जाता है और कहने लगता है, अंकल यहाँ पर एक और ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हमेशा से आपसे पूछना चाहता था। तभी मुझे उससे पूछने लगता है, अच्छा क्या? और तभी वो अचानक से मजाक के मूड में आते हुए उससे पूछने लगता है, अंकल आप मुझे ये बताइए कि जब मैं 6 साल का था तब भी इस तरीके से दिखा करते थे आप, और आप मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ तब भी आप इसी तरीके से दिखते हो। आखिरकार आपने इस तरीके की तकनीक ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो कि जवान दिख रहे हो? इस तरीके से उनका मजाक खत्म हो जाता है। नेक्स्ट सिनेमा में दिखाया जाता है कि जियान अपनी मेड सिसी के साथ खाना खाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर कई सारी तरीके के खाना बना हुआ होता है। और तभी जियान पूछने लगता है कि ग्रैंड माँ ने ये खाना खाया? तभी वहाँ का बटलर उसे बताता है कि जो ओल्ड लेडी है हमारी, वह अपनी रीडिंग करने में लगी हुई है इस वक्त, तो वो आज के लंच में तुम्हें ज्वाइन नहीं करने वाली। और वो एक एक करके सारी डिशेस को थोड़ा कर खाने चखने लगता है। और चखने के बाद सभी के सभी लोग उसे सब देख रहे होते हैं। और चखने के बाद एक डिश होती है वो लेकर चला जाता है और कहने लगता है, मुझे जिस डिश काफी ज़्यादा पसंद आई, और कहने लगता है कि मैं उसे अपने रूम में लेकर जाकर खाता हूँ। इसको देखकर वो बटलर को नहीं लगता है, बस एक प्लेट ले जा रहे हो तुम, लेकिन आखिरकार बाकी सबके खाने का क्या हुआ? तभी जिया इससे कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग इसको आपस में मिल बांट कर खा लो। तभी बटलर उससे कहने लगता है, जरा इस इलेजिटिमेट चाइल्ड को देखो तो जरा, इसे खाने का तरीका भी नहीं पता, लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते और इसे ऑर्डर भी नहीं दे सकते। तभी वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो लड़की होती है मेड, वो उससे पूछने लगती है अपने अंकल से, अंकल ये बताइए जो हमारे यंग मास्टर वो हमेशा सबसे पहले खाते हैं खाना, और उसके बाद उनका सारा का बचा बचा जो खाना होता है वो उनके सर्वेंट्स को दे दिया जाता है, ये कॉमन बात होती है। लेकिन हमारे जो यंग मास्टर है वो दूसरों को खाना खाने से पहले हर डिश को खुद चक्कर क्यों देखते हैं, और ज़्यादातर डिशेज में तो सिर्फ छोटी सी बाइट लेते हैं। ये देखकर तो ऐसा लगता है कि जो यंग मास्टर है वो वाकई में बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। तभी जो उसका बटलर होता है वो भी इसके जवाब में कहने लगता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ये बात नहीं पता है कि जो ओल्ड लेडी है वो इसकी इतनी तारीफ क्यों करती हैं। खैर ये सब भूल जाओ, हमें जो खाना बचा हुआ है उसे आपस में मिल बांट कर खा लेना चाहिए। और तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि तेज रफ्तार से अपनी कमरे की तरफ बढ़ने में लगा हुआ है, और सीसी भी जोरों जोरों से उसका पीछा करने में लगी हुई है ये लोली। और उससे कोयल पूछने लगती है, मास्टर क्या हुआ, आप इतनी ज़्यादा जल्दबाजी में क्यों? तभी जियान उससे कहने लगता है कि ये जो पॉइजन, ये खाना, इसमें जहर मिला हुआ है। ये सुनने के बाद सीसी से अपराध हो जाती है और जियान उससे कहने लगता है, किसी ने इस बेम्बू वॉर्म वुड में जहर मिलाया हुआ है। और मन में सोचते कहने लगता है, मैं भी अपनी ग्रांड माँ और मेरे सर्वेंट को खाना खिलाने से पहले हमेशा खाने को चेक करता हूँ, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन ना फंस जाए दोबारा से। और तभी वो उस जहर का एंटीडोट ले लेता है और उस खाने को वहीं पर उसके अपने पेट से बाहर निकाल देता है। और सिसी उसकी समय पर बहुत ज़्यादा चिंता करने में लगी हुई होती है, उससे पूछने लगती है, क्या यंग मास्टर आप ठीक है? सिसी को आपके बारे में बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तभी जियान एकदम से ठीक हो जाता है और उससे कहने लगता है, इतनी अमाउंट का जो पॉइजन है वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और मन में सोचते कहने लगता है कि इस पॉइजन को कैट बटन के नाम से जाना जाता है, जो कि इस ओवरवॉच काउंसिल के स्पाइस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और कैट बटन जो एक ऐसा फ्रूट है जो कि साउदर्न आइलैंड में मिला जाता है, और इस तरीके से उसकी प्रोसेस बताया जाता है किस तरीके से इसको बनाया जाता है और असेसन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इसको पता न चले। और एक बार इस पॉइजन को ले लिया जाए तो इसका असर रात को स्टार्ट होता है, और इसके बाद ये किसी इन्फेक्शन की तरह बताता है और किसी को पता नहीं लग पाता कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई। बहुत ही मुश्किल से पहचाना जा सकता है इस कैट बटन पॉइजन को, इसमें सिर्फ थोड़ा खट्टा खट्टा सा फल लगता है बस। और जिस असासन ने भी मुझे इस जहर मिलाकर मारने की कोशिश की है वे इस बेम्बू कैट बटन के और बिटर बेम्बू के वॉर्मवुड का जो खाना का खट्टापन होता है ना, उसके बारे में सब कुछ जानता है, और वो पर्सन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है इसमें। तभी जियान अपनी मेड जाने की सीसी से पूछने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि आज के जो बेम्बू वॉर्मवुड है वो कहाँ से आया है? तभी बताने लगता है कि इस आज का जो बेम्बू वॉर्मवुड है वो लाव हाउस के नीफू के द्वारा भेजा गया है। तभी जियान उससे पूछ लगता है, लेकिन हमेशा जो हमारे यहाँ भेजा जाता है वो तो हाउ के द्वारा ही भेजा जाता है, तो अचानक से इसका नींव कहाँ से आ गया? तभी इसी चीज़ से बता देते कि हमें पता चला था कि जो ओल्ड हा है उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, इसलिए उसके न्यूफी ने यहाँ पर उसको खाना आज भेजा है हमारे लिए। क्या यहाँ पर किसी तरह की परेशानी है? ये बात सुनने के बाद जियान मन में सोचने के लगता है, इसका न्यूफ्यू, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि जो ओल्ड हा है उसका तो कोई न्यूफ्यू था ही नहीं। मुझे लगता है कि जो न्यूफ्यू है वही असासिन है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे जहर देने की कोशिश कर रहा है, ना कि डायरेक्टली मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वह करना क्या चाहता है, हासिल क्या करना चाहता है मुझसे? और तभी ये फुल रफ्तार में वहाँ से जाना चालू कर देता है। तो चिल्लाने लगती है, मास्टर आप कहाँ जा रहे हैं? आपके बॉडी के अंदर का जो पॉइजन है वो क्योर हो चुका है? क्या आप चाहते हैं कि जो सीसी है वो एक डॉक्टर को बुलाए? तभी जियान उससे कहने लगता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और तुम आराम कर सकती। तभी सीसी उससे बोलने लगती है, तो सीसी भी आपके पास आपके साथ जाएगी। और भाई कहते हैं कीवर्ड देख रही है इस समय पर। तो तभी जियान उससे कहने लगता है कि ये सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए। और वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और मन में सोचते कह रहा होता है, जबकि मैं इस बारे में पता नहीं लगा पा रहा कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। मैं जाता हूँ सबसे पहले और उस बंदे को खुद अपने हाथों से पकड़ता हूँ और खुद उससे पूछूंगा कि वह चाहता क्या है, और खुद जाकर उसे मिलना पड़ेगा और उसके प्लान के बारे में पता लगाना पड़ेगा। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड समाप्त होता है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और 1 के लाइक्स फटाफट से करा दीजिए यार। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग करा ही देंगे, पर रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही नए एपिसोड्स के लिए। तो आज के लिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, से क्या, सी यू नाराज, सनिंग आउट।